चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को जो है हम आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में हम जो है सेक्शन बी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो पेपर चल रहा था वो अक्टूबर 2022 का जो है एग्ज़ाम पेपर हमारा जो है चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके हम जो है डाउनलोड कर लीजिए। अप्रैल 2023 की पेपर की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसका लेटेस्ट पेपर मैं आपको जो है सॉल्व करा रहा हूँ और उसका आज सेक्शन बी हम सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी हमारा जो है पूरा बुक नंबर 3 से बनता है, जिसके अंदर 2 मॉड्यूल हैं। बुक नंबर 3 के अंदर हमारे जो है 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 6 और मॉड्यूल नंबर 7। मॉड्यूल नंबर 6 हमारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज का है और मॉड्यूल नंबर 7 जो है हमारा वो शायद जो है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एप्लीकेशंस हैं उसमें कंप्यूटर में, जिसमें स्प्रेडशीट, वर्ड, एक्सेल वगैरह होता है। इन दोनों में आपको जो है चूजिंग मिलती है मॉड्यूल के अंदर। 15 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आता है इसके अंदर, चाहे दोनों मॉड्यूल से आपको जो बेस्ट लगता हो वो आप कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मॉड्यूल नंबर 6 अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि मॉड्यूल नंबर 7 जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच से किया जा सकता है, थ्योरी से नहीं। थ्योरी से करना बहुत मुश्किल होता है उसको, वो कंप्यूटर पे बैठ के आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, बैठ के प्रैक्टिकली कर सकते हो। थ्योरी में लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे। और मेरी ड्यूटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल नंबर 6 की है, 7th मैं नहीं कराता हूँ। मॉड्यूल नंबर 6 में आपको करा दूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि अकाउंटिंग के अंदर आता है। अगर मॉड्यूल नंबर 6 की बात करूं तो उसके अंदर हमारे जो है 3 चैप्टर मोस्टली होते हैं, जिसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो पहला चैप्टर होता है वो हमारे थ्योरी का है, उसमें से कोई भी आपका थ्योरी से पूछ लेगा क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको एनालिसिस की इंपॉर्टेंट पूछ लेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की फंक्शन उसके पूछ लेगा, या उसके हम बोलेंगे टेक्निक्स पूछ लेगा, या तो पार्टीज इंटरेस्टेड कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर वो पूछ लेगा। और इसके अंदर 2 बैलेंस शीट हमारी बनती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये आता नहीं है मोस्टली, ठीक है, ये दोनों इसके अंदर आते नहीं है। रेशियो इसके अंदर आपसे जो है सारे रेशियो आपको याद करने होते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियोस लाने की जिससे आपको ये रेशियो याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको मैं टेक्निक इसकी समझा दूंगा करने की। ठीक है, और रेशियो के अंदर आपसे या तो रेशियोज पूछ लेगा या तो रेशियो निकालने को बोलेगा, ये हो सकता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन जरूर आपका बनता है 6 या 7 मार्क्स का, वो आपको हमेशा यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। तो चलिए मॉड्यूल नंबर 6 और 7 में जो है हमारा सेक्शन बी से बनता है उसको हम जो कर लेते हैं। पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, पेज नंबर 15 से हमारा जो है सेक्शन बी स्टार्ट है, उसको देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन हमारा बना है, जो कि 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि आइडियल करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 1:1, 3:2, 2:1 और 1:2। भैया आइडियल कंपनी करंट रेशियो का होता है वो 2:1 होता है। यानी कि करंट रेशियो होता क्या है भाई, हमारे पास करंट एसेट कितने हैं करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है, कितने करंट एसेट है करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। 2:1 का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो करंट एसेट है वो डबल है करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो ये आइडियली तो हुआ। गुड रेशियो तो अगर यहाँ पे बोला जाए तो 3:2, गुड रेशियो अगर यहाँ पे बोला जाए 3:2 भी कर लो तो सेम ही बात बनती है। तो ये आइडियली तो है हमारा 2:1। 2:1 क्या हुआ हमारा, आइडियल ही रेशियो है। गुड को तो 3:2 मान सकते हैं हम, आइडियल मतलब कितना होना चाहिए, तो भैया 2:1 सबसे बेस्ट है। डबल हो तो सबसे बेस्ट है भैया, हमारे पास डबल एसेट है करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, सबसे बेस्ट है फिर। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया हमारा। ठीक है, वाई आर दी फॉलोइंग पार्टीज इंटरेस्ट इन दी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 24। देखो मैंने बोला था अभी अभी हो सकता है ये पूछ ले, कौन क्यों होती है ये पार्टी इंटरेस्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले मैनेजमेंट क्यों होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर, इंटरेस्ट क्यों रखती है भाई, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेगी तभी तो बजट बना पाएगी अगले साल का। भाई हम क्या करते हैं, हवा में थोड़ी काम करते हैं, कंपनीज जो होती है वो हवा में बिजनेस थोड़ी करते हैं, ये तो बजट बनता है भाई। फॉर्मल कंपनीज पहले बजट बनाती हैं अगले साल के लिए, एस्टिमेट बजट बनाती है, हवा में थोड़ी काम होता है हमारा। जैसे कि गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लो, हर साल बजट आता है, इसका मतलब क्या होता है, बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एस्टिमेट लगाती है कि अगले साल हमारी कितनी इनकम आएगी और हम कितना पैसा खर्चेंगे। तो ये कैसे पता लगेगा, पास्ट के रिकॉर्ड से ही तो पता लगेगा। एस्टिमेट किससे लगाएंगे, हवा में लगाएंगे भाई, पास्ट का रिकॉर्ड ही तो देखेंगे, और पास्ट का रिकॉर्ड देख के हम फ्यूचर का एस्टिमेट लगाते हैं। तो मैनेजमेंट तो इसीलिए इंटरेस्ट रहती है, तो वो बजट बनाना होता है उसे, इसीलिए इंटरेस्ट रहती है भाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर।
सेकंड है इन्वेस्टर। अरे इन्वेस्टर तो भैया उस कंपनी का हिस्सा है, वो तो पैसा दे रहा है, वो तो सबसे पहले इंटरेस्ट रखेगा भाई, वो ग्रोथ देखेगा, कंपनी की पोटेंशियल देखेगा, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी देखेगा कि कंपनी कितना कमा सकती है। वो कहाँ से पता लगेगा भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही तो पता लगेगा, उसके एनालिसिस से ही तो पता लगेगा, हमें उसको एनालाइज करके देखेंगे। आप एक इन्वेस्टर हो, कंपनी के अंदर क्या देखोगे आप भाई? कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, कंपनी का पोटेंशियल कितना है और कंपनी की ग्रोथ कितनी होगी। पोटेंशियल ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो ये कैसे पता लगेगा भाई? जब तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालाइज ना कर ले तब तक हमें पता नहीं लगेगा। तो इन्वेस्टर का तो डायरेक्ट कनेक्शन है भाई इससे, क्योंकि वो पैसा दे रहा है कंपनी के अंदर, तो वो तो हर अफेयर में जो है वो हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट रखेगा ही रखेगा, हर कंपनी के अफेयर में इंटरेस्ट रखेगा। तो ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज है जो कि मेन कंपोनेंट है इन्वेस्टर के लिए, तो इसलिए रखता है। अगला आ जाता है स्टॉक एक्सचेंजेस। भाई स्टॉक एक्सचेंजेस एक मार्केट है। इंडिया के अंदर दो मार्केट चलती है स्टॉक एक्सचेंजेस की, एक होती है एनएससी, एक होती है बीएससी। एनएससी की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी की फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस है, सेकेंडरी मार्केट है शेयर्स की। इसके अंदर क्या होता है भाई? शेयर का एक्सचेंज होता है। कोई पर्सन अपना शेयर सेल करना चाह रहा हो और ऐसा ही सेम पर्सन कोई शेयर को परचेज करना चाह रहा हो, तो वो उस मार्केट में जाके डील कर सकता है। ऑनलाइन ये काम हो जाता है। अब बात ये आती है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टॉक एक्सचेंजेस क्यों इंटरेस्ट रखते हैं? भाई उनका भी डायरेक्ट कनेक्शन है। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या करते हैं? कंपनी के बारे में सारी जानकारी देते हैं इन्वेस्टर्स को। हमें जानकारी देनी हो तो हम कहाँ जाएंगे? स्टॉक एक्सचेंजेस में ही जाएंगे। तो भैया उससे तो डायरेक्ट कनेक्शन है, वो जब तक एनालिसिस में जानेगा नहीं, इन्वेस्टर को जानकारी कैसे दे पाएगा? जब तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा नहीं, एनालाइज नहीं करेगा कंपनी, तो कंपनी के बारे में ऑल ओवर इंफॉर्मेशन दे कैसे पाएगा इन्वेस्टर को? तो उसका भी डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इसलिए वो भी इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, तो तीन मैंने आपको बता दिए कि मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्ट रखता है, दूसरा इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्ट रखता है, और थर्ड स्टॉक एक्सचेंजेस क्यों इंटरेस्ट रखता है। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा बना है। अगर ये लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 16, जो कि हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको एक बार कर लेते हैं। पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है जी, चलिए। इसके अंदर बोला क्या गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो ये हमें निकालना है। दोनों का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। करंट रेशियो निकलता कैसे? करंट रेशियो, करंट एसेट आप ऊपर रख दो और नीचे रख दो आप करंट लायबिलिटी, तो आपका करंट रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्विक रेशियो कैसे निकलता है। क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। क्विक रेशियो के लिए आपको क्विक एसेट उसके ऊपर रखने हैं और नीचे आपको करंट लायबिलिटी रखनी है। क्यों हम नीचे क्विक लायबिलिटी नहीं रखते, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा कि नीचे जो है हम करंट लायबिलिटीज क्यों रखते हैं और क्विक एसेट क्यों नहीं रखते, और ये क्विक एसेट होते क्या है। चलिए, सबसे पहले हम करंट एसेट को सॉल्व करते हैं। करंट एसेट कौन कौन से होंगे इसके अंदर? जो विद इन 1 ईयर खत्म हो जाए वो करंट एसेट है। विद इन 1 ईयर ही वो राइट ऑफ या फिर खत्म हो जाए वो करंट एसेट है। स्टॉक भी विद इन 1 ईयर हो जाता है, तो स्टॉक आ जाएगा इसके अंदर। प्लस कर देंगे फिक्स एसेट भी है। फिक्स एसेट की तो यहाँ पे बात ही नहीं चल रही, करंट एसेट की बात चल रही है, हटाओ इसको। डेटर, डेटर भी हमारा क्या है? करंट एसेट है, विद इन 1 ईयर ही खत्म हो जाता है, प्लस कर देंगे। चलो 10% डिबेंचर भी है, ये तो बोरोइंग्स हो गई, ये तो लायबिलिटीज हो गई, यहाँ एसेट की बात चल रही है, इसको भी हटा सकते हैं। कैश, कैश भी खत्म हो जाता भैया विद इन 1 ईयर, तो कैश भी आ जाएगा इसके अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अरे भैया ये तो लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा, ये तो रिजर्व्स वगैरह है, ये कहाँ आ जाएंगे इसमें। अगला फिर क्रेडिटर, ये तो लायबिलिटी है, नहीं कर सकते इसको। रिजर्व्स, ये भी हमारा जो है दूसरे सेक्शन के अंदर आता है, इक्विटी के सेक्शन के अंदर आता है, तो ये भी नहीं डाल सकते। तो करंट एसेट हमारे पास 3 ही है, स्टॉक, डेटर और कैश। तीनों की वैल्यू लिखी 50,000 प्लस डेटर की वैल्यू देखिए 60,000 प्लस कैश की वैल्यू देखिए 30,000। ठीक है, 60 और 50 1,10,000, 1,10,000 और 30 1,40,000,
1,40,000 के हमारे पास करंट एसेट है। और क्या चाहिए हमें, करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो करंट लायबिलिटीज देखिए कौन कौन सी हैं। करंट लायबिलिटीज सबसे पहले स्टॉक, वो तो एसेट है, फिक्स एसेट वो भी एसेट है, डेटर करंट एसेट है, 10% डिबेंचर, भैया 10% डिबेंचर अगर बोला गया होता शॉर्ट टर्म है तो वो करंट लायबिलिटी के अंदर आता, बट कुछ नहीं बोला गया तो हम एज्यूम कर लेते वो लॉन्ग टर्म है, इसलिए करंट लायबिलिटी के अंदर नहीं डालेंगे। कैश एसेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो भैया वो रिजर्व में जाएगा। क्रेडिटर हमारा जो है क्या है, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी है बस। और आगे रिजर्व गिवन है वो तो अलग ही बात है। 70,000 की हमारी सिर्फ करंट लायबिलिटीज हैं हमारे पास। और क्या चाहिए इसको निकालने के लिए, क्विक असेट चाहिए, क्विक असेट। भाई सारे करंट एसेट जो है वो क्विक असेट है सिवाय स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़कर। इसका कॉन्सेप्ट मैं वीडियोस में आपको सिखाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा ये तो आपको आता होगा क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के सारे करंट एसेट क्या है, सारे करंट एसेट क्विक असेट है। तो बस स्टॉक को हटा दो, प्रीपेड एक्सपेंस तो है ही नहीं, तो डेटर और कैश ही हमारे जो है क्विक असेट है, यानी कि 60,000 प्लस 30,000 हमारे क्विक असेट है 90,000 के। फॉर्मूले में डाल लो इसको, करंट एसेट कितने के हैं भाई 1,40,000 और नीचे रख दो करंट लायबिलिटीज कितने की है 70,000। तो ऊपर 70,001 70,002 1,40,000 तो 2:1 का हमारे पास रेशियो है, कौन सा, करंट रेशियो। कोई की बात करें, कोई कैसे 90,000 के लायबिलिटी जो है हमारी 70,000 की। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो आ जाएगा 1.2:1, ये हमारे क्विक असेट है। ठीक है, 1.2 गुना ज्यादा है क्विक असेट करंट लायबिलिटी से, तो दोनों ही रेशियो हमारे लिए अभी तक के लिए ठीक है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेशियो निकाले जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है और ये हमारा 5 मार्क्स का बना हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रेशियो विद इट्स सिग्निफिकेंस। सबसे पहले है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, उसका सिग्निफिकेंस बताना है। भाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये रिलेशनशिप बताता है हमारा नेट क्रेडिट परचेजेस में, यानी कि क्रेडिट परचेजेस में, और एवरेज ट्रेड पेबल्स में से, जिसके अंदर बिल पेबल और क्रेडिटर दोनों आते हैं। ठीक है, एवरेज ट्रेड पेबल्स और नेट परचेसेस में रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है ये रेशियो, कि भैया हम कितना जो है ये क्रेडिट परचेज, क्रेडिटर को कितनी पेमेंट कर सकते हैं, कितने टाइम में हम जो है पेमेंट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा तो इसका मतलब हुआ कि उतनी शॉर्टर पेमेंट हो सकती है, उतनी जल्दी हम पेमेंट कर सकते हैं, और जितना लो ये रेशियो होगा मतलब उतनी लेट हम पेमेंट कर सकते हैं। और साथ में ये बताता भी है हमें कि हमें क्रेडिट परचेज में बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। यानी कि हम रेशियो हाई आ गया तो इट मीन्स हम क्रेडिट परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हम पेमेंट भी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रेडिट परचेज लेंगे पेमेंट, क्योंकि शॉर्टर टाइम में हम उसको कर सकते हैं। और अगर कम रेशियो आ रहा है तो भैया क्रेडिट परचेज लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि भैया इसमें बहुत लेट पेमेंट होगी, उससे सप्लायर से भी हमारे रिलेशनशिप बिगड़ेंगे, फिर फ़ायदा नहीं होगा लेने के लिए। ये बेनिफिट रहेगा आपके लिए भी, कंपनी के लिए भी, और क्रेडिटर के लिए भी, दोनों के लिए भी बेनिफिट रहेगा देखने के लिए। तो ट्रेड पेबल हमारा ये बताता है, दोनों के सिग्निफिकेंस और मीनिंग आपको बता दी। अगला इसके अंदर आ जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। भैया ये रिलेशनशिप बताता है हमें सेल्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स और सेल्स एक ही बात है। 10% के ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है एक, अगर हम बोले फर्म को, तो इन दोनों में फ़र्क सिर्फ 10% का होता है, दोनों की बात एक ही है। सेल्स और एवरेज इन्वेंट्री में ये रिलेशनशिप बताता है हमें कि हम जो इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हैं, या फिर ये हमें बताता है कि एक फर्म कितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन कर सकता है ताकि उसकी वो बिक सके। तो ये रेशियो जो है हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है। सिग्निफिकेंस की बात करूं तो भैया ये बताता है, सिग्निफिकेंस इसका ये है कि कितनी जल्दी ये एवरेज इन्वेंट्री बिक जाती है हमारी, ताकि हम मेंटेन करके उसको रख सकें, और कितने टाइम में वो जो है इन्वेंट्री हमारी डिस्पोज हो जाती है, बिक जाती है।
जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना हम समझेंगे कि हमारे सेल्स ज़्यादा है, हम इन्वेंट्री मेंटेन करके रखें, हमारी बिक जाएगी। जितना कम रेशियो होगा उतना हम समझेंगे कि ये कम बिकती है और कितनी हमें मेंटेन करनी है। भैया देखो, अगर आपको ये रेशियो बता रहा है कि कम टाइम में आपकी इन्वेंट्री बिक जाती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करोगे, तो मतलब ये आपकी एफिशिएंसी बता रहा है ना कि कितनी इन्वेंट्री आप मेंटेन करोगे। और आपको अगर ये रेशियो बता रहा है कि आपकी इन्वेंट्री बिकेगी ही नहीं, बहुत लेट बिकती है, तो भाई वो बिजनेसमैन क्या करेगा, कम से कम इन्वेंट्री मेंटेन करेगा। तो ये रेशियो यही बता रहा है हमें। तो भाई कितनी एफिशिएंसी है फर्म की इन्वेंट्री मेंटेन करने की, तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में जो है बताता है। क्लियर है? तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो यहीं तक हम जो है समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको जो है शेयर कर दें। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।